अस्सलाम वालेकुम टू ऑल ऑफ़ यू। उम्मीद है स्टूडेंट्स आप सभी खैरियत से होंगे और अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे होंगे और साथ साथ आपने अपनी ज़िंदगी का कोई ना कोई मकसद सेट किया होगा जिसके ऊपर आप फोकस होकर वर्क कर रहे होंगे। तो आप सभी को पता है कि पीपीएससी को जो है वो लेटर जो है वसूल हो चुका है। तो बहुत जल्द जो है लेक्चरर केमिस्ट्री की जो न्यू जॉब हैं वो भी आ रही हैं और अभी जो प्रीवियस है उसका केस जो है वो अभी कोर्ट में है। तो उसमें भी मैक्सिमम चांसेस हैं कि हमारा पेपर जो होगा वो ज़रूर रिकंडक्ट होगा। उसके पीछे रीज़न भी है, क्योंकि लॉजिक है कि बहुत सारे पेपर्स मैक्सिमम हो गए हैं, सिर्फ फिज़िक्स और केमिस्ट्री का रहता है। तो ये लॉजिकली भी चीज़ ठीक नहीं है कि सिर्फ 2 सब्जेक्ट को छोड़ दिया जाए और बाकी सारे के सारे टेस्ट कंडक्ट कर लिए जाएं। तो इसके ऊपर भी हमें 100% श्योरिटी है कि इंशाल्लाह हमारा टेस्ट दोबारा रिकंडक्ट होगा। लेकिन चूँकि ये पहले भी एक दफ़ा बीपीएससी ने अपडेट भी कर दिया था, लेकिन लीकेज की वजह से वो दोबारा रिमूव करना पड़ा और अभी दोबारा पंजाब गवर्नमेंट की तरफ से पीपीएससी को वही रिमाइंडर भेजा गया है कि आप इंडिविजुअली, तो मैंने सोचा है कि कंप्लीट गाइडेंस आपको फराहम कर दी जाए कि एक तो जो न्यू आने वाले होंगे इस चैनल के ऊपर, जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनको भी पता होगा। बहुत सारे स्टूडेंट जो कि हमारे प्रीवियस बैचेस में इंक्लूड हैं, जो कर चुके हैं ऑलरेडी अटेंड, उनको तो पूरा आइडिया है कि हम किस तरीके से चलते हैं। और उसके अलावा मैंने बहुत सारी जो है ना मज़ीद कुछ अमेंडमेंट की हैं इस वाले सेशन में। तो इसमें 2 चीज़ें हैं। एक तो है कि जो लोग ये सेशन ज्वाइन करना चाहेंगे उनके लिए भी ये वीडियो है, और उसके अलावा जो लोग नहीं भी करना चाहते उनको एक कंप्लीट गाइडलाइन मिल जाएगी। अगर अपने आप पे वो मोटिवेटेड हैं, कमिटेड हैं, तो वो ख़ुद भी प्रिपेयर कर सकते हैं। उसके अलावा चूँकि ये तो अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ गाइडेंस के लिए फॉर बैच 4, तो जो स्टूडेंट्स भी इसको बाद में देखेंगे वो किसी भी वक्त जो है ना वो कांटेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये सीरीज़ में बैचेस जो होंगे वो अनाउंसमेंट उनकी होती रहेगी बिफोर 1 मंथ ऑफ फाइनल एग्ज़ाम। ठीक है, तो बहुत सारी बातें हम साथ साथ करेंगे। तो सबसे पहले मोहम्मद कासिम माही नाम है मेरा, और आज का जो हमारा डिस्कशन का होगा ओवरऑल वो ये होगा कि इंट्रोडक्शन थोड़ा सा हम करेंगे कि हमारा पेपर कैसा होता है। नो डाउट बहुत सारे स्टूडेंट्स को इन चीज़ों का पहले पता होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स जो होते हैं ना वो न्यू भी साथ साथ शामिल हो रहे हैं, तो उन बच्चों को भी थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि हम लेक्चरशिप के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं ख़ुद को, तो वो कैसे करना चाहिए, क्या क्या इसमें होता है। तो सबसे पहला हम इंट्रोडक्शन देखेंगे, फिर नंबर ऑफ़ सीट्स के बारे में बात करेंगे जो अभी न्यू जो आएंगी उसमें कितनी सीट्स हैं मेल और फीमेल की केमिस्ट्री से रिलेटेड। फिर हम 2020 का जो पेपर हुआ था उसके बारे में भी हम एनालिसिस करेंगे। फिर मैकेनिज़्म की बात करेंगे कि हम कैसे चल सकेंगे लेक्चरशिप की तैयारी के लिए, पूरा मैकेनिज़्म क्या होगा। फिर उसके बाद व्हाट कंटेंट टू बी स्टडी, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है कि हमने क्या स्टडी करना है। ठीक है, बहुत सारे बच्चों को पता नहीं चलता कि अब मार्केट में बहुत सारी बुक्स हैं और उसके अलावा भी हर टीचर ने अपनी अपनी रिकमेंड की होती हैं ड्यूरिंग यूनिवर्सिटी स्टडी। तो हमें कोई स्पेसिफिक आइडिया नहीं होता कि हम कैसे चलें कि हम एक लेक्चरर के पेपर को हैंडल कर सकें, तो हम उसके ऊपर भी बहुत अच्छी गुफ्तगू करेंगे। फिर उसके बाद होता है विच बुक टू बी स्टडी, कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए। और फिर हम अपनी स्ट्रेटजी की बात करेंगे कि जो हम सेशन लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें हम क्या करेंगे, आपको कैसे कैसे हम करवाएंगे तैयारी, और लास्ट वन कि आपने इसमें रजिस्टर्ड कैसे होना है। तो लेट्स स्टार्टेड विद इंट्रोडक्शन। सबसे पहली बात यह है कि कि 100 मार्क्स का जो हमारा टोटल पेपर होता है उसमें जो है 20% जीके होता है। जीके में बहुत वास्ट सब्जेक्ट है, तो साथ उसके
तो 80% जो होता है हमारा सब्जेक्ट से रिलेटेड कंटेंट होता है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। अगर आप रॉन्ग करते हैं क्वेश्चन तो उसके कंडक्ट होंगे 0.25 नंबर जो होंगे वो आपकी कंडक्ट रिवर्स होंगे। और उसके बाद 16 ईयर क्वालिफिकेशन होनी चाहिए इन रेलिवेंट सब्जेक्ट। बहुत सारे बच्चे ये भी क्वेश्चन करते रहते हैं कि सर क्या लेक्चरर के लिए हमें कोई एमफिल रिक्वायर्ड होता है या लेक्चरर के लिए हमें कोई और डिग्री रिक्वायर्ड होती है? नहीं, नोट, सिर्फ आपकी रेलिवेंट सब्जेक्ट में 16 ईयर एजुकेशन होनी चाहिए, यानी एमएससी बीएस होना चाहिए, ठीक है। और इसके अलावा हायर आपकी एमफिल है जो भी है ओके है, ठीक है, लेकिन मिनिमम जो रिक्वायरमेंट है वो ये वाली है। उसके बाद एक्सपेक्टेड जो डेट है हमारे टेस्ट की, जो अभी न्यू रिक्रूटमेंट होने जा रही हैं उसकी, उसमें एक्सपेक्टेड डेट जो है वो है कि ऐड जो है हमारा दिसंबर या जनवरी में आ जाएगा, ठीक है। तो ये ऑफिशियल लेटर है जो अभी वसूल हुआ है पीपीएससी को, जिसमें आप देख सकते हैं, आपने ये पढ़ भी लिया होगा पहले ही कि 3423 पोस्ट हैं टोटल। और जो हमारा सब्जेक्ट है केमिस्ट्री से रिलेटेड, सिर्फ और सिर्फ ये केमिस्ट्री है जी, ये फीमेल के लिए 127 सीट्स हैं, ठीक है। और मेल के लिए जो है वो इसमें बहुत कम सीटें हैं, चूँकि मेल के लिए सिर्फ और सिर्फ 33 हैं, जिसमें ये वाली रिज़र्व हैं, और 29 समझने के टोटल सीट हैं फॉर मेल। तो मेल के लिए तो ये बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने जा रहा है जो न्यू अपकमिंग जॉब्स हैं उसमें, ठीक है। और नेक्स्ट अगर हम 2020 की बात करें ना, 2020 वाले पेपर की, तो ये वाला पेपर जो था इसने बहुत सारे लोगों को क्या बोलते हैं कि दिन में तारे दिखा दिए थे। उसकी रीज़न भी थी कि हम मोस्टली पीछे जो एक रवायती चीज़ चलती आ रही थी ना कि एफएससी पढ़ लें, बस अच्छे तरीके से कर लें, आप टेस्ट भी क्लियर कर जाएंगे, आप मतलब एक लेक्चरर बन जाएंगे। लेकिन पीपीएससी ने ये चीज़ अब ख़त्म कर दी है। अब जितने भी पेपर हुए थे इस दफ़ा 2020 में जो हुए थे वो सारे डिफ़िकल्ट थे, चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो दोबारा रिकंडक्ट हुए हैं वो उससे भी ज़्यादा टफ़ रिकंडक्ट हुए जो हुए हैं वो उससे भी ज़्यादा टफ़ थे। तो सिंपली मीन कि मार्केट में बहुत ज़्यादा लोग हैं, और ज़्यादा लोग होने की वजह से जॉब भी कम आती हैं, और उसके ऊपर फिर लोग उनके साथ कंपटीशन भी ज़्यादा होता है। तो फिर हमें भी उसी हिसाब से उसी चीज़ को जहन में रखते हुए प्रिपेयर करना होगा कि हम कैसे तैयारी करें कि हम अपने पेपर को टारगेट कर सकें, ठीक है। तो ये एक एनालिसिस है, इसकी कंप्लीट वीडियो भी इस चैनल के ऊपर पड़ी हुई है 2020 के पेपर की, ठीक है। लेकिन ये शॉर्टकट है यहाँ पे कि इस फील्ड को जो था वो उसने क्या बोलते हैं कि कवर किया हुआ था, ठीक है। आप वीडियो को पॉज करके यहाँ पे इसको दोबारा देख सकते हैं। तो एफएससी का डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अगर कहें तो 25% का पेपर था, ठीक है। एफएससी, नो डाउट एफएससी हमने करनी है, हमारी बेस है, लेकिन एफएससी हमारे पेपर को टारगेट करने के लिए सॉल्यूशन नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है मैकेनिज़्म, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये वाली, ठीक है, कि हमें क्या करना चाहिए, हमारे जहन में एक क्या सेटअप होना चाहिए जिसको हम ले के आगे बढ़ें, ठीक है। मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये प्रॉब्लम होता है कि उनको इल्म नहीं होता है कि सर हम क्या पढ़ें, कहाँ से करें, सर हमें मतलब कुछ भी नहीं आता, समझ लें कि मैं ब्लैंक हूँ, मेरी स्पेशलाइजेशन इस बुक में है तो मैं क्या करूँ, लेक्चरर के लिए मैंने प्रिपेयर करना है ख़ुद को तो मैं क्या करूँ। यानी बहुत सारे क्वेश्चन जो होते हैं ना बच्चों के जहन में आते हैं, ठीक है। तो नो डाउट जो हमारे पहले बैचेस में शामिल थे स्टूडेंट्स, उनको इल्म है कि किस तरीके से उनको एक अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही बेहतरीन वे में मैंने गाइड किया,
उसके साथ साथ उनके सेशन कंडक्ट किए, और अल्हम्दुलिल्लाह वो बच्चे आज भी जो है ना वो कहते हैं, खुद ही कहते हैं कि सर हमने ऐसी चीज़ कहीं भी हमें नहीं मिल पाई जो हमने आपसे सीखी है। ठीक है, तो सबसे पहली जो स्ट्रेटेजी होनी चाहिए ना आपके जहन में, वो होनी चाहिए पास्ट पेपर। ठीक है, जितने भी पुराने पेपर हैं, जितने भी मिल जाएं आपको, ठीक है, 4 से 5 ईयर्स के तो पीपीएससी के भी मिल जाते हैं, अवेलेबल है हर जगह पे, मैंने भी ग्रुप में शेयर किए हुए हैं। ठीक है, और उसके अलावा अगर आपको दूसरे बोर्ड जैसे फेडरल बोर्ड है या केपी की है या सिंध है, तो अगर आपको इन बोर्ड के भी मिलते हैं तो आप उसको भी, यानी पास्ट पेपर देखने का मतलब ये होता है उसमें से क्वेश्चन तो चलो 1 2 3 4 5 एमसीक्यू में भी रिपीट हो जाएं, चांसेस होते हैं, लेकिन जो मेन मकसद होता है पास्ट पेपर को देखने का, जो मेन मकसद होता है ना, वो होता है कि आप लोगों को एक आइडिया हो जाए कि पेपर कैसा हमें आएगा, कौन कौन से एरियाज़ जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं एग्ज़ामिनर के। ठीक है, तो इस नीयत के साथ आपने पास्ट पेपर को पढ़ना होता है। जितनी दफ़ा आप पास्ट पेपर करते जाएंगे ना, उतनी दफ़ा आपको इल्म होता जाएगा कि मैंने ये चीज़ ज़्यादा फोकस करनी है, ये चीज़ ज़्यादा फोकस करनी है, या इसको इतनी तवज्जो देनी है, इस फील्ड को ज़्यादा मैंने स्टडी करना है। ठीक है, तो पास्ट पेपर आपको हेल्प करेंगे कि आपका एक माइंड सेट बना देंगे कि आपने इस वे में चलना है आगे। ठीक है, उसके बाद हमेशा अगर आपकी बेसमेंट अच्छी नहीं है ना, आपकी बेसमेंट अगर अच्छी नहीं है तो एफएससी से स्टार्ट करें। एफएससी में समझ लें कि एफएससी जो है ना हमारी, इसमें बहुत नॉलेज है। ठीक है, बहुत ज़्यादा नॉलेज है दोनों किताबों में। ठीक है, पार्ट 1 की और पार्ट 2 की जो बुक्स हैं इनमें बहुत ज़्यादा नॉलेज है। इसको इतना वीआईपी तरीके से करें। एक तो सिंपल कॉन्सेप्ट हैं, थोड़े थोड़े छोटे कॉन्सेप्ट हैं, फिर इजी है, फिर हम मोस्टली उसको रीड भी करते हैं, एफएससी में पढ़ के आए होते हैं। तो इसको अपनी जो एफएससी की किताबें हैं ना, इसकी एक्सरसाइज, उसकी पूरी जो शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं या एमसीक्यूज़ हैं, या मतलब थॉरोली इसको आपको ये बुक आनी चाहिए जो एफएससी की हैं। ठीक है, जब आप एफएससी कर जाएंगे, फिर उसके बाद आप जब हायर बुक की तरफ मूव करेंगे ना, फिर आपको वो किताबें भी इजी लगना शुरू हो जाएंगी। ठीक है, और उसके बाद बीएससी को आपने पढ़ना है, फिर एमएससी को पढ़ना है, और थोड़ा सा हमने एमफिल को टच देना है। उसकी रीज़न ये है कि अभी प्रीवियस पेपर में देखने को हमें मिला कि कुछ चीज़ें अगर आपने, चूँकि एमफिल में ना होता है कि 1-2 सेमेस्टर ही पढ़ते हैं बच्चे सिर्फ, और थोड़ा सा एडवांस होता है हमारा एमएससी या बीएस का जो सिलेबस होता है ना, उससे थोड़ा एडवांस होता है। इसलिए एमफिल का थोड़ा सा हमें टच लेना होगा सिर्फ, क्योंकि 1 ईयर तो रिसर्च और थीसिस में चला जाता है और थोड़ा पढ़ते हैं बच्चे। ठीक है, एमफिल में तो ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत टच हमें होना चाहिए एमफिल का, ताकि अगर कोई 5-7 एमसीक्यूज़ उधर से आते हैं तो हम उनको भी हैंडल कर सकें। ठीक है, उसके बाद पास्ट पेपर, एफएससी, बीएससी, एमएससी, एमफिल, थोड़ा बहुत एचईसी का सिलेबस। बहुत सारे बच्चों का ये भी क्वेश्चन होता है कि सर क्या पढ़ें, तो सिंपली जो है आप एचईसी की वेबसाइट पे जाएं। एचईसी की वेबसाइट के ऊपर जितने भी हमारे फील्ड है ना, लाइक फिज़िकल है, ऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक है, एनालिटिकल है, अप्लाइड केमिस्ट्री है, ये 5-6 फील्ड हैं। इन सभी के जो है ना कैटेगराइज किए होते हैं उन्होंने, सिलेबस कंटेंट जो उन्होंने 4 ईयर में पढ़े होते हैं, और वही हमने करने होते हैं। ठीक है, अगर आपको इसकी समझ नहीं आती भी, एचईसी का सिलेबस अवेलेबल है इजीली, इसको रीड करना थोड़ा काफ़ी लेंथी होता है, बच्चे इग्नोर करते हैं। तो भैया आप अगर कंपटीशन में जा रहे हैं तो आप लोगों को तो ये चीज़ें फिर करनी होंगी। लेकिन नो डाउट मैं आगे मैंने टेबल बनाया हुआ है, उसमें सारे के सारे जो मेन कंटेंट है, चैप्टर के नाम जो हैं वो मैंने लिखे हुए हैं। ठीक है, उसके बाद जब आप ये काम कर जाएंगे ना, उसके बाद आपका काम होगा कि कोई भी अच्छा टेस्ट सेशन ज़रूर दें। ठीक है, जब आप किसी टीचर के साथ जुड़ जाते हैं ना, तो मैं हूँ या कोई भी हो, किसी टीचर ने आपको क्या बोलते हैं कि घोल के तो पिला नहीं देना कुछ भी।
कामयाबी के लिए 2 चीज़ें आई थिंक सो के मेजर होती हैं। एक होती है इंसान की ज़हानत जो होती है, ठीक है, इंसान की ज़हानत, और उसके साथ प्लस जो होता है ना वो हार्ड वर्क होता है। अगर ये 2 चीज़ें शामिल हैं आपकी स्टडी में तो आप कामयाब हैं। एक तो बंदा थोड़ा इंटेलिजेंट हो, इंटेलिजेंट प्लस हार्ड वर्क, ये ज़रूरी है। बहुत सारे बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन इंटेलिजेंट का मतलब ये नहीं है कि कोई अल्लाह ताला ने पैदा किए हुए हैं ऐसे बंदे जो स्पेसिफिक हैं वही इंटेलिजेंट है, नहीं। हार्ड वर्किंग से इंसान इंटेलिजेंट बनता है, एक माइंड सेट के साथ इंसान इंटेलिजेंट बनता है। अगर कोई बच्चा है ना वो अभी ब्लैंक है बिल्कुल, वो कह रहा है कि मुझे तो कुछ भी नहीं आता, तो उसको समझना चाहिए कि जब वो रात दिन अपना वक़्त किताबों में गुजारेगा ना तो वो खुद ब खुद इंटेलिजेंट हो जाएगा, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें मस्ट होनी चाहिए, ठीक है। तो ये 2 चीज़ें हों और साथ कोई टीचर हो जो आपको अच्छा गाइड करता हो, अच्छी डायरेक्शन में लेके जाता हो। मैं कमेंट नहीं करना चाहता किसी भी चीज़ के ऊपर, क्योंकि बहुत सारे सेशन ऐसे होते हैं जो टीचर मिड में छोड़ जाते हैं, या अभी हम इस चीज़ को क्लोज ही रहने देते हैं। लेकिन अच्छा कह रहा हूँ, आप खुद बच्चे नहीं हैं, अब आपने यूनिवर्सिटी लाइफ भी गुजार ली है माशाल्लाह, MS MPhil सारा कुछ किया हुआ है आप लोगों ने, तो मतलब आपका जहन इस काबिल हो गया होगा कि आप अच्छे लोगों की सोहबत इख्तियार करें। सोहबत से मतलब अच्छे टीचर के पास जाएं ज़रूर, ठीक है। फिर मस्ट मेड नोट्स, ठीक है। अब मैं इससे आगे थोड़ी सी किताबें आपको बताऊंगा। अब एक बंदा देखने वाला जो है ना वो कहेगा कि इतनी किताबें हैं, एक दफ़ा तो मैं पढ़ लूँगा 2 माह में 3 माह में, तो फिर क्या, फिर मुझे दोबारा रिवीजन, तो रिवीजन जो होती है ना, रिवीजन वो तो बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है। किसी भी चीज़ की रिवीजन जो होती है वो 2 3 4 मरतबा होनी चाहिए, फिर ही इंसान के माइंड में वो चीज़ें सेट होती हैं, ठीक है। तो अपने हाथ से नोट तैयार करें, नोट्स बनाएं अपने हाथ से, जो जो स्टडी करते जाएं उसको अपनी ज़ुबान में शॉर्ट फॉर्म में अपने रजिस्टर्ड पे नोट करते जाएं, ताकि आप अगर FSC की बुक्स दोनों पढ़ रहे हैं आप लोग, ठीक है, आपने 15 दिन में दोनों पढ़ ली हैं, तो आपने उसमें से नोट्स बनाए हों, ठीक है, ताकि आपको दोबारा 15 दिन उसके ऊपर वेस्ट ना करने पड़े, ठीक है, ताकि जब आप दोबारा पकड़ें तो आप 2 दिन में ही अपनी पूरी की पूरी FSC को रिवाइज़ कर लें। आपने ऐसे नोट्स बनाए हों। नोट्स बनाने का सिंपल तरीका यही होता है कि मेन फैक्ट्स जो होते हैं ना वो आप उठा लें। कोई भी टॉपिक है, आप उसमें से मेन फैक्ट्स और फिगर यानी कॉन्सेप्ट जो मेन होता है या कोई उसमें फैक्ट्स है वो आप उठा लें। सॉरी फॉर डिस्ट्रैक्शन। तो बात हम कर रहे थे मेन फैक्ट्स को सिर्फ उठाना है आपने किसी भी टॉपिक से और अपने रजिस्टर पे उसको नोट करते जाना है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल डेफिनीशन है, कोई चीज़ है उसकी डिपेंडेंस है, उसकी मेजरमेंट है, उसका कोई फार्मूला है, इक्वेशन है, तो मतलब फैक्ट्स एंड फिगर आप समझते हैं इस चीज़ को भी, ठीक है। उसके बाद डोंट बी लेज़ी बिकॉज यू आर कम्पीटिंग विद टैलेंट, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने मोटिवेट रहना है और स्ट्रगल करते रहना है। अगर आप कंटिन्यूसली वर्क करते रहेंगे ना, अब अपनी अकॉर्डिंग, अपनी तबीयत के अकॉर्डिंग ना 6 घंटे एक दिन में या 8 घंटे एक दिन में या 10 घंटे एक दिन में मस्ट दें और कंटिन्यूसली देते रहें, ठीक है। ये ना हो आप में एक दिन इतना जज्बा आया में कि आपने ना 12 घंटे पढ़ लिया, ठीक है, और दूसरे दिन आप इतने डीमोटिवेट हुए कि आप 6 घंटे पे आ गए और तीसरे दिन फिर छोड़ दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए। कंटिन्यूसली वर्क, कंसिस्टेंसी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, ठीक है। और लेज़ी नहीं होना, क्योंकि आप लोगों को पता है कि मार्केट में इतने ज़्यादा अब स्टूडेंट हो चुके हैं
कि हमने हज़ारों के साथ मुकाबला करना है, ठीक है। हज़ारों के साथ मुकाबला करने वाले लोग फिर ज़ाहिर है लेज़ी तो नहीं हो सकते, और जो लेज़ी हो गया उसका फिर हक भी नहीं बनता कि वो एक लेक्चरर हो, ठीक है। तो जस्ट फील एज अ लेक्चरर, आप एक कंपटीशन में जा रहे हैं और आपको 17 स्केल की एक जॉब मिलनी है, इसलिए अपने उस ख्वाब को जहन में रखते हुए कंटिन्यूसली स्ट्रगल करें और हार्ड वर्क करें, ठीक है। लेज़ी नहीं होना, कंटिन्यूसली चलते रहना है, क्योंकि रास्ते में चलते रहने वाला ही मंजिल पे पहुंचता है, ठीक है। उसके बाद इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपने फोकस करना है ऑन कॉन्सेप्ट्स, ये हम पहले भी बात कर चुके, फैक्ट्स के ऊपर और फार्मूलाज के ऊपर। डोंट रीड एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन इफ़ नॉट नीडेड टू अंडरस्टैंड कॉन्सेप्ट। अगर आपको कोई कॉन्सेप्ट समझने में डिफ़िकल्टी हो रही है तो आप ज़रूर उसके बारे में डिटेल रीड आउट करें, अदरवाइज़ नो नीड फॉर फर्दर डिस्कशन, जस्ट पिक अप द मेन कॉन्सेप्ट एंड फैक्ट्स एंड गो अहेड। मतलब यह है कि आपने मेन पॉइंट उठाना है और आगे जाना है। मैं आपको मिसाल देता हूँ एक, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आपने इसकी बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, जस्ट आपको डेफिनेशन हो कौन कौन से एलिमेंट हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इन्वॉल्व हो सकते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बेसिकली होती क्या है, ये चीज़ किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करती है, इसका ताल्लुक बॉइलिंग पॉइंट के साथ क्या है, ये आइस में इसका क्या करैक्टर है, उसके बाद हमारी जो डिटर्जेंट्स हैं उनमें इसका क्या है, फिर सॉल्युबिलिटी के ऊपर इसका इफ़ेक्ट। यानी कि जो मेन पॉइंट्स हैं आपने उठा लिए, आपको एक्स्ट्रा बातें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज़ आप में मस्ट होनी चाहिए। नेक्स्ट, ये बहुत अहम पार्ट है, ठीक है, किताबों के लिहाज से। पहली बात तो ये है कि एफएससी तो हो गई ना आपकी, मस्ट है, ये तो समझ लें कि मस्ट करना ही करना है आप लोगों ने। दूसरी बात ये है कि सनाउल्लाह साहब, मैं हमेशा सनाउल्लाह साहब की किताबों को ही रिकमेंड करता हूँ, चूँकि मैंने ऑब्ज़र्व किया है कि डायरेक्टली जो स्टेटमेंट होती हैं ना सनाउल्लाह साहब की बुक में से उठाई होती हैं उन्होंने। चूँकि मेरी ये ऑब्ज़र्वेशन है, बड़ी अच्छी ऑब्ज़र्वेशन है, और अल्हम्दुलिल्लाह 60 के करीब जो है ना स्टूडेंट्स जो हमारे 3 पहले सेशन में मौजूद थे वो इस चीज़ को रियलाइज़ भी कर रहे होंगे, और इंशाल्लाह वो इस चीज़ को सपोर्ट भी करेंगे जो मैं उनको बोलता हूँ और क्यों बोलता था, ठीक है। सनाउल्लाह साहब की बुक जो है टेक्स्ट, वो उसके बाद सनाउल्लाह साहब के मैनुअल्स हैं, और ये टेक्स्ट बुक 4 हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिज़िकल एंड अप्लाइड केमिस्ट्री, ये 4 टेक्स्ट बुक हैं, और इन्हीं 4 टेक्स्ट बुक के मैनुअल हैं। मैनुअल का मतलब है कि उसमें सिर्फ MCQs हैं, ठीक है, और वो MCQs बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चैप्टर के सेपरेट विद रीज़न एक्सप्लेनेशन है उनकी, ठीक है। तो आपने ये वाली चीज़ें आप अपने पास लेके रख लें, आपको फ्यूचर में भी ये काम आएंगी, और आपको इस कंपटीशन में एग्ज़ाम की तैयारी में भी ये हेल्पफुल होंगी, ठीक है। दूसरी चीज़, मोहम्मद यूनुस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। मोहम्मद यूनुस की जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो अच्छी है, उसको भी आप अगर आपने एफएससी की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कर ली है तो आप इसको रीड कर सकते हैं। उसके बाद पियर्सन गाइड समझ लें कि किसी भी चीज़ का मगज़ समझ लें कि इतनी खूबसूरती से ये लिखी हुई हैं, बनाई हुई हैं, गाइड टाइप हैं, और इतने फैक्ट्स हैं इसमें कि बंदा पढ़ने वाले ही को ही आइडिया हो सकता है कि ये कितनी इम्पोर्टेंट बुक हैं, ठीक है। ये फिज़िकल भी है, ऑर्गेनिक भी है और इनऑर्गेनिक है, ये 3 बुक हैं, ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट बुक हैं। उसके बाद केमिस्ट्री एट ग्लांस, फिर BS बाल की बुक्स हैं, फिज़िकल, इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, ठीक है। ये तो हो गई यहाँ तक किताबें, ये वाली सारी की सारी। उसके बाद हैंड रिटन नोट्स हैं, मैंने खुद प्रिपेयर किए हुए हैं वो, तो जो हमारे सेशन में ऑलरेडी थे उनको इन नोट्स का भी आइडिया होगा कि ये कितने इम्पोर्टेंट थे, क्योंकि ये ना तकरीबन 5, ये जितनी मैंने चीज़ें बताई हैं ना, ये वाली
ये इंक्लूडिंग एफएससी, ये 6-7 चीज़ों में से वो बनाए हुए हैं यानी कि नोट्स। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स थे मेरे बैचेस में पहले, वो उन्होंने ख़ुद मुझे कहा कि सर हम ना नोट्स की तैयारी कर रहे थे, ख़ुद अपने बाई हैंड बना रहे थे। तो जब हमने आपकी वीडियो देखी तो हमें तो लगा कि इससे तो बेहतर है कि ये वाले ज़्यादा अच्छे नोट्स बने हुए हैं, हम क्यों मतलब इतनी खपाई कर रहे हैं। तो फिर बच्चों ने अपने जो बना रहे थे नोट्स उन्होंने वो स्किप कर दिए और मेरे वाले जो नोट्स हैं उन्होंने वो इस्तेमाल किए। और मैं ज़्यादा नहीं बोलता, लेकिन एक आजिज़ाना गुफ्तगू करते हुए मैं आपको कहूँगा, ये समझ लें कि एक वो नहीं है, गरूर या उस सेंस में नहीं है, वो जहन में भी ना आए, हमारे करीब भी ना आए। लेकिन इस चीज़ को मैं इस तरीके से आपको कह देता हूँ कि अगर आप किसी एक चैप्टर के भी नोट्स अपने सामने रख लें और ये जो मैंने किताबें बताई हैं ये वाली, या इसके अलावा भी अगर आप कोई भी किताब जो है ना वो रीड आउट करें और वो नोट्स बाद में रीड आउट कर लें, तो अगर तो आपको तक 80% कंटेंट कवर ना मिले तो फिर कहना कि सर आपने तो गलत बताया है। ठीक है, मतलब यह है कि 80+ जो कंटेंट है ना वो ये नोट्स ही कवर कर लेते हैं। ठीक है, तो उसके बाद व्हेन यू स्टडी ऑल अप डिस्क्राइब्ड कंटेंट देन प्रैक्टिस, फिर प्रैक्टिस करें। सर हक नवाज भट्टी की MCQs की बुक है, सर आसफ की बुक है। ठीक है, और वन थिंग मोर मैं शायद भूल गया हूँ यहाँ पे कि FSC के लिए ना, FSC के लिए कोई भी एंट्री टेस्ट की बुक जब आप FSC को स्टडी कर लें तो एंट्री टेस्ट की कोई भी बुक जो है ना उसको आप एज ए रेफरेंस उसके MCQs को स्टडी करें। बहुत सारी एक्सरसाइज होती हैं, उनको आप ज़रूर और ज़रूर स्टडी करें, क्योंकि एंट्री टेस्ट की बुक में ना बड़े अच्छे इस चीज़ को जहन में रखते हुए बनाया होता है कि वो भी एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है एंट्री टेस्ट। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है कि एक कोई भी एंट्री टेस्ट की बुक FSC के बाद वो भी आपने करनी है। ठीक है, और लास्ट पे ये बहुत अजीब चीज़ है कि कुछ लोग ना डायरेक्टली रिकमेंड कर देते हैं बच्चों को, कहते हैं कि सर हक नवाज भट्टी की वो जो मिलती है लेक्चरर के लिए गाइड मिलती है MCQs की, वो कर लें, वो ले आएँ। उसका ये होता है कि अगर आप एक दिन में एक मॉडल पेपर कर लेते हैं ना तो तीसरे दिन वो मॉडल पेपर आपको नहीं आ रहा होता। उसके पीछे वजूहात हैं, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट का ही नहीं पता। मतलब आप सिर्फ़ और सिर्फ MCQs देखते हैं, आपको नहीं आ रहा पीछे से, और देख लेते हैं आंसर, फिर आगे चलते हैं आंसर देख लेते हैं, और ऑनेस्टली बताऊं तो आप उससे डीमोटिवेट होते हैं, क्योंकि आपको कुछ आ नहीं रहा होता और आप डीमोटिवेट होते हैं कि हमें तो कुछ आता ही नहीं है, दफ़ा करो, हमारा ये काम ही नहीं है लेक्चरर बनना। ठीक है, तो ये चीज़ अपने जहन में रखें कि जब आप अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट FSC से स्टडी कर लें, कुछ बुक से स्टडी कर लें, अच्छी बुक से स्टडी कर लें, और उसके बाद जब आप इन किताबों को करेंगे ना MCQs वाली किताबों को, तो ये आपको बहुत ज़्यादा फिर इजी भी लगेंगी और आपको ये समझ भी आएंगी। और ये एक जहन में चीज़ रख लीजिएगा कि जो लोग कहते कि ये किताबें आपका एग्ज़ाम पास करवा देंगी, तो ये बिल्कुल रॉन्ग चीज़ है। ठीक है, ये पास नहीं आपको करवा सकती, सिर्फ ये स्टडी करें। नो डाउट प्रैक्टिस के लिए अच्छी हैं, प्रैक्टिस के लिए अच्छी हैं, आप स्टडी करें, मे भी कोई 10-15 MCQs इसमें से आ जाएं, पॉसिबिलिटीज़ हैं, लेकिन इसकी अथेंटिसिटी कोई नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इन चीज़ों की तरफ आपने तवज्जो देनी है। और उसके बाद ये वाला जो है ना हमारा सिलेबस है, ये चैप्टर्स के नाम लिखे हुए हैं। ठीक है, ये टॉपिक्स नहीं है, ये फील्ड के नाम लिखे हुए हैं। जैसे देख लें क्रोमेटोग्राफी है ना, तो क्रोमेटोग्राफी की इटसेल्फ आगे कोई 10-12 फील्ड है। ठीक है, सॉल्वेंट एक्सट्रैक्शन है, ये पूरा एक सब्जेक्ट है, मतलब एक चैप्टर है बड़ा। फिर पीरियोडिक टेबल है, फिर इसी तरह यानी कि ये जितना भी कंटेंट लिखा हुआ है ये सारे का सारा चैप्टर के नेम लिखे हुए हैं, वो एरियाज़ लिखे हुए हैं मेजर जो हमने कवर करने होते हैं।
अगर इन इतने चैप्टर्स के ऊपर आप अच्छी बुक्स को स्टडी कर लेते हैं, इनकी फैक्ट्स जो इन कॉन्सेप्ट हैं मेन उनको आप पिकअप कर लेते हैं, तो यू आर एट अ राइट डायरेक्शन। ठीक है, तो ये हमारा मतलब सिलेबस होगा ओवरऑल। तो इससे जो प्रीवियस हमारे जितने भी टेस्ट सेशन थे उसमें हम बहुत ज़्यादा कंटेंट रखते थे, क्योंकि हम वो सेशन ही बहुत छोटा करते थे, वो 20 डेज़ का होता था। तो नो डाउट वो 1 मंथ तक चला जाता था, लेकिन उसमें कंटेंट हम ज़्यादा रखते थे। लेकिन इस वाले कंटेंट को हमने अभी जो हमारा सेशन होगा वो चूँकि 2 मंथ ड्यूरेशन का होगा। ठीक है, 2 मंथ ड्यूरेशन का होगा और उसमें हम इस पूरे कंटेंट को डिवाइड कर लेंगे। इस लिहाज से करेंगे कि हम डेली बेसिस के ऊपर इजीली उतना कंटेंट कवर कर सकें। ठीक है, उसके बाद हम अब क्या करने जा रहे हैं, ये हमारा बैच है, ये हमारे बैच का नाम है रोमी बैच नंबर 4 है हमारा। तो ये हमारा होगा 2 मंथ के लिए होगा, 2 मंथ का मिनिमम है। ठीक है, और 10 दिन ज़्यादा लग सकते हैं, उसमें मुख्तलिफ रीज़न आ जाती हैं दरमियान में, कभी इंटरनेट का इशू भी हो सकता है। यानी 10 दिन हमने मार्जिन रखा हुआ है कि 60 डेज़ तो हो गए मिनिमम, मैक्सिमम जो हमारा 70 डेज़ में ये वाला सेशन कंप्लीट होगा। ठीक है, ऑल प्रिस्क्राइब कंटेंट प्रोवाइडेड इन सॉफ्ट फॉर्म, जितनी भी मैंने किताबों की बात की है या जितनी भी नोट्स वगैरह की बात की है, जितना भी मैंने कंटेंट बताया है, इसके बाद इसका सारे का सारा जो होगा ना आपको सॉफ्ट फॉर्म में मिल जाएगा और इसके नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ऑलरेडी जो हमारे सेशन चल रहे थे उसमें 28 वीडियो लेक्चर हैं हमारे। ठीक है, लेकिन जो अब है उसमें हम फर्दर 15 से 17 जो है ना वो लेक्चर फर्दर हमारे ऐड होंगे, और वो जो लेक्चर होंगे वो अब यूट्यूब के ऊपर अवेलेबल नहीं होंगे, वो हमारे हिडन प्राइवेसी में ही रहेंगे। ठीक है, तो ये कुल मिलाकर के हमारे पूरे कंटेंट को कवर कर रहे होंगे ये 45 जो रिकॉर्डेड लेक्चर होंगे। ठीक है, और इन लेक्चर्स की जो वैल्यू है वो भी वही स्टूडेंट्स जानते हैं जिन्होंने ये लेक्चर थारोली अच्छी नीयत के साथ और स्टडी के हवाले से पढ़े हैं। और मुझे आज भी मैसेज आते हैं बच्चों के कि सर हम आपकी जो वीडियो लेक्चर है ना वो सारे का सारा कंटेंट हम बाई हैंड खुद लिख रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स के मुझे मैसेज आते हैं कि सर हम आपका कंटेंट जो है ना, आपके नोट्स जो आप चीज़ें बताते हैं उन लेक्चर में हम सारी की सारी चीज़ें नोट कर रहे होते हैं। तो जो हमारे ऑलरेडी सेशन में 60 लोग थे उन लोगों ने, उनमें से मेजॉरिटी लोगों ने वो जो नोट्स हैं ना वो कॉपी करवाए हुए हैं, वो हार्ड फॉर्म में प्रिंट करवाए हुए हैं, और वो नोट्स ये वीडियो सुनते हैं और उनके ऊपर जो एक्स्ट्रा चीज़ें होते हैं वो नोट कर रहे होते हैं। तो ये चीज़ें बता रहा हूँ इसलिए कि आप इन चीज़ों को हल्का ना जानें। ठीक है, तो नो डाउट आप भी अगर न्यू हैं तो आप भी कोई एक वीडियो उठा लें 28 में से और उसको सुने तो आपको ज़रूर आइडिया हो जाएगा कि हाँ भाई वीडियोस जो हैं ये पावरफुल हैं और पूरी मेहनत और स्ट्रगल से बनाई हुई हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हैंड रिटन नोट्स हैं। ठीक है जी, हर टॉपिक जो हमारा आपके साथ कमिटमेंट है वो पूरी होगी कि आपको हर टॉपिक के नोट्स मिलेंगे। फिर उसके बाद जीके की क्लास, इस दफ़ा हमने जनरल नॉलेज की क्लासेस भी रखी हुई हैं। ये 2 दिन हुआ करेंगी वीक में। ठीक है, 2 डेज़, एक वीक में सिर्फ़ और सिर्फ 2 दिन क्लास हुआ करेगी जीके की, और जनरल नॉलेज की क्लास जो होगी वो एक जो क्लास होगी वो 2 आवर्स की होगी। ठीक है, यानी कि सिर्फ 2 दिन ये आपकी क्लास होगी जीके की और वो 2 आवर्स की होगी, यानी एक हफ्ते में आप 4 घंटे जीके की क्लास लाइव जूम ऐप के ऊपर लेंगे। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये टॉपिक वाइज हम आपको जीके करवाएंगे, वो नहीं है कि कोई पेपर पकड़ा और ऐसे ही डिस्कस करते रहे, नहीं, टॉपिक वाइज हर फील्ड को, इस्लामिक स्टडी को सेपरेट लिया जाएगा, पाक स्टडी को सेपरेट लिया जाएगा, हिस्ट्री को सेपरेट लिया जाएगा,
जियोग्राफी को सेपरेट लिया जाएगा। मेन इस तरीके से हर सब्जेक्ट को सेपरेट उसके ऊपर हम गुफ्तगू करेंगे और उसके ऊपर हमारे नोट्स होंगे। ये जो जनरल नॉलेज है ये हमारे एक भाई हैं, वो जीके स्पेशलिस्ट हैं, वो पीपीएससी और पीएमएससी जनरल नॉलेज एक्सपर्ट हैं, वो जो ये वाला जीके आपको अब करवाएंगे, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट टेस्ट ऑफ 2 डेज़, यानी 5 डेज़ हमारी वर्किंग होगी, ठीक है। सैटरडे और संडे ये हमारा ऑफ डेज़ होंगे, ठीक है। 5 दिन सिर्फ हम एक वीक में स्टडी करेंगे। और असेसमेंट टेस्ट जो होगा ना ये 24 बनते हैं। वो इस वजह से असेसमेंट टेस्ट का मतलब ये है कि हर एक दिन छोड़ के एक दिन आपका टेस्ट होगा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर एक मंडे को होता है तो ट्यूसडे छोड़ के वेडनेसडे को होगा, फिर हमारा थर्सडे छोड़ के फ्राइडे को होगा। यानी 3 टेस्ट हमारे एक वीक में एज ए असेसमेंट होंगे। और वीकली जो होगा, जो हमने 5 डेज़ में पढ़ लिया होगा कंप्लीट, उसका एक ग्रैंड टेस्ट अगेन होगा। यानी वीकली टेस्ट भी होगा और असेसमेंट भी हमारी होंगी। वो असेसमेंट हमारी 24 होंगी। और वीकली टेस्ट अगर हम करते हैं तो आपको पता है कि 2 मंथ में 8 हमारे वीकली टेस्ट होंगे, ठीक है। उसके बाद हर टेस्ट की डिस्कशन रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। और मैं अगेन रिपीट कर दूं कि जो हमारा सेशन होता है उसमें रिकॉर्डेड वीडियोस होती हैं। इंटरनेट का इशू होते हैं बहुत ज़्यादा बहुत सारे बच्चों को, और फिर यूँ भी होता है कि बहुत सारे बच्चों को एक चीज़ की एक दफ़ा समझ नहीं आती, तो रिकॉर्डेड लेक्चर का ये फ़ायदा होता है कि वो बार बार उसको रिपीट करके एक हज़म कर लेता है अपने अंदर चीज़ों को, ठीक है। उसके बाद हर टेस्ट की मतलब डिस्कशन रिकॉर्डेड फॉर्म में आपको मिल जाएगी। उसके बाद हमारा जो क्वार्टरली टेस्ट होंगे, क्वार्टरली ज़ाहिर है 4 हिस्से होंगे तो उसके 4 टेस्ट हो जाएंगे। फिर हाफ लेंथ टेस्ट होंगे 2 हो जाएंगे, और फुल लेंथ टेस्ट हमारे 4 होंगे। और कुल मिलाकर हमारे 42 टेस्ट हो जाएंगे इंशाल्लाह। ये 42 टेस्ट जो होंगे, इमेजिन कि जब आप 42 टेस्ट दे करके फ़ारिग हो जाएंगे तो इमेजिन कि आप किस लेवल पे खड़े होंगे इंशाल्लाह। और मतलब आपका वो नॉलेज कितना आपका अप हो गया होगा। आप मतलब हज़ारों लोग अप्लाई करने वाले होंगे, हज़ारों लोग आपके साथ compete कर रहे होंगे। तो इमेजिन करेंगे आफ्टर 42 टेस्ट इंशाल्लाह जो 2 मंथ में आपको आप देंगे। और इंशाल्लाह जितने भी बच्चे ऑलरेडी मेरे साथ सेशन ज्वाइन कर चुके हैं ना, उनको पता है कि टाइम के लिहाज से और पंक्चुअलिटी के लिहाज से मैं मतलब कितना क्या बोलते हूँ कि पाबंद हूँ, ठीक है। मतलब 42 मीन 42 होंगे, दैट्स माय कमिटमेंट, ठीक है। और जितनी असेसमेंट हैं जिस टाइम होगी सारे का सारा इंशाल्लाह जितना मैंने कहा है उतना आपको प्रोवाइड किया जाएगा, दैट्स इट। और लास्ट वन ये है जी, आपने रजिस्टर कैसे होना है। पहली बात तो ये है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप है ना जो, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। जो ऑलरेडी उसमें होंगे स्टूडेंट्स वो बेशक ना कीजिएगा, जो न्यू स्टूडेंट्स होंगे वो उसको ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। उसके बाद इस सेशन की जो हमारी फ़ीस होगी वो 10,000 होगी 2 मंथ की। और इमेजिन कि यार 42 टेस्ट आप दे रहे हैं, 45 वीडियोस लेक्चर आपको मिल रहे हैं। और ये लेक्चर मैं अगेन आपको कह रहा हूँ कि इसी चैनल के ऊपर आप वीडियोस पीपीएससी को जो वीडियोस हैं उनमें जाएं और कोई भी एक वीडियो आप देख लें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हमने किताबें पढ़नी है या ये सर के लेक्चर ही अच्छे हैं या नोट्स अच्छे हैं, ठीक है। अब 25% डिस्काउंट होगा इस 10,000 में उन बच्चों के लिए जो कि मेरे साथ ऑलरेडी रजिस्टर्ड थे। यानी ऑलरेडी जो 3 बैचेस हमारे हुए हैं ना, उनमें जो रजिस्टर हैं उन सभी स्टूडेंट्स के मेरे पास नाम लिखे हुए हैं, उनको 25% डिस्काउंट होगा, ठीक है। दूसरी चीज़, फॉर रजिस्ट्रेशन आप इस व्हाट्सएप नंबर है
इसके ऊपर सिर्फ व्हाट्सअप कीजिएगा, बाकी कुछ ना कीजिएगा, और इसके ऊपर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और ये चीज़ एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है कि अगर कोई बच्चा मज़ीद अपने किसी फ्रेंड या दोस्तों को, 2 बच्चों को मतलब फर्दर इनरोल करवाता है, रजिस्ट्रेशन करवाता है, तो उसको भी 25% डिस्काउंट दिया जाएगा। ठीक है, आई थिंक सो के मैंने चीज़ें सारी की सारी आपके सामने रख दी हैं। इसके अलावा भी कोई आपकी क्वेरी हो तो आप इस व्हाट्सएप नंबर के थ्रू जो है ना वो डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, और मैं लास्ट पे अगेन आपको ये बात बता दूं कि चूँकि हम लोगों की नेचर है कि हम थोड़े सुस्त लोग हैं, और मेरी एक चीज़ जहन में रख लें, मेरी एक बात को, कि मार्केट में बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिटिव और कम्पीटर बैठे हुए हैं, और जो लोग रात दिन मेहनत करते हैं, मुझे इल्म है चूँकि मैंने 3 बैच अल्हम्दुलिल्लाह कंप्लीट किए, तो उसमें से मौजूद स्टूडेंट्स जो हैं कुछ ऐसे हैं जो लगातार स्टडी करते हैं। वो ख़ुद बताते रहते हैं कि सर हम ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, आगे हम क्या करें। मीन कि जिन लोगों ने अपने जहनों में, अपने माइंड में कोई मंजिल सेट कर ली है ना, वो फिर बहाने तलाश नहीं करते। वो ये नहीं देखते कि सर पेपर कब होगा, कैसे होगा। ये दूसरी साइड पे चीज़ें, पीपीएससी का काम है पेपर कब लेना है, कैसे लेना है, कब बैठ देना है, कब रजिस्ट्रेशन होनी है, कब टेस्ट लेना है, ये उनका सर दर्द है। अब हमें उन्होंने बता दिया है कि भाई हम आपकी रिक्रूटमेंट करने जा रहे हैं, तैयारी कर लो, दैट्स इट। तो हमें खुश होना चाहिए कि हमें वो टाइम पे बता देते हैं 4-5 मंथ पहले। और एक और चीज़ भी जहन में रखिएगा कि किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए, जो कंपटीशन के एग्ज़ाम होते हैं, इसकी तैयारी के लिए कम अज़ कम 4 मंथ चाहिए होते हैं उस बंदे के लिए या उस बंदी के लिए जो रेगुलरिटी के साथ स्टडी करता हो, जो हार्ड वर्क करता हो और स्मार्ट वर्क करता हो। ठीक है, और उसको 4 मंथ चाहिए होते हैं स्टडी के लिए। अदरवाइज़ ये नहीं है कि आप ऐड आ जाए, अप्लाई कर लें, फिर कुछ 10 दिन किताब ले लें और आप लेक्चरर के लिए टेस्ट देने जा रहे हैं। नहीं, आपके जहन में होना चाहिए कि आप लोग 30-40 हज़ार लोगों के साथ कंपटीशन में जा रहे हैं। ठीक है, और कंपटीशन में जा रहे हैं, और इस चीज़ का आपको आइडिया भी हो गया होगा जिन्होंने प्रीवियस टेस्ट दिया है कि टेस्ट कितना टफ़ था। ठीक है, इसलिए अपनी सुस्ती को छोड़ दें, अपने आप को एक कंफर्टेबल जोन में रखने की जो हमारी आदत है ना, उसको छोड़ दें। हमने एक ना दायरा सर्कल बना दिया हुआ है कि हम सेटिस्फाइड हैं ज़िंदगी से। ये चीज़ बुरी है। हम गिले तो करते हैं कि हमें ये नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, हमें ये नहीं मिल रहा, लेकिन हमें खुद भी सोचना होगा कि हम कितना दे रहे हैं किसी चीज़ को, टाइम कितना दे रहे हैं। आपने ऑब्ज़र्व किया होगा कि 30,000 बच्चों ने अप्लाई किया था केमिस्ट्री का, जिसमें 20,000 के करीब लड़कियां थीं, और लड़कियां सिर्फ 85 पास हुई 20,000 में से। आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें कि हम कितने लोग सिंसियर हैं, मतलब अपने मकसद को लेके। फिर उसके बाद मेल 10,000 9,000 ने अप्लाई किया है और 166 पास होते हैं सिर्फ। तो ये हमारा मेजॉरिटी लेवल है कि हम कितने मैच्योर हैं, मतलब हम सिर्फ़ और सिर्फ बहानों के साथ चलते हैं। मैं आपसे अगेन प्रॉमिस करता हूँ कि अगर हम 4-6-8 माह कंटिन्यूसली हार्ड वर्क कर देते हैं तो इंशाल्लाह आप एक अच्छी रास्ते पे होंगे। आपको कोई ना कोई अल्लाह ताला आपकी मेहनत का सिला दे देगा, लेकिन शर्त मेहनत है। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह ताला आपका और हम सब का हामी नासिर हो और हम सबको बहुत सारी कामयाबियों से नवाजे। जज़ाकल्लाह।